नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हम आपके जो 5वां लेसन है भारत रत्न विश्वेश्वरैया इसको देख रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक ले लेता हूँ बहुत सराउंडिंग। तो विश्वेश्वरैया जो है अपनी काबिलियत के तौर पर कामकाज करते हुए तरक्की पर तरक्की पाते गए और इनकी तरक्की को देखते हुए इनके जो कलीग्स हैं यानी कि इनके जो पेशे के लोग हैं, इंजीनियर की वृत्ति के लोग हैं, इनसे जलने लगे। बहुत सारे लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे क्योंकि एक तो इनकी उम्र कम थी और दूसरी ओर ये उनसे भी ऊंचे के ओहदे में थे यानी कि ऊपर के ओहदे में थे। छोटे सी उम्र में ही ज्यादा ओहदे पर रहने वाले व्यक्ति को देखकर अक्सर उनसे बड़े लोग जलने लगते हैं। तो ये जो हरकत जो उनके सह उद्योगियों ने कर रहे थे वो इनको पसंद नहीं आया। इस वजह से विश्वेश्वरैया ने अचानक ही अपनी एक कामकाज से यानी कि अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और यहाँ पे नियम अनुसार समय से पहले ही नौकरी छोड़ने के कारण पेंशन तो नहीं मिल सकता था, लेकिन विश्वेश्वरैया की काबिलियत के बलबूते पर उनके अनेक तरह के सेवाओं के कारण उनको पेंशन दी गई। तो आगे देखिए क्या होता है। नौकरी से निवृत्त हो पेंशन पाने के बाद विश्वेश्वरैया हैदराबाद राज्य के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त हुए। देखिए यहाँ पे नौकरी छोड़ने के बाद वो खाली नहीं बैठे और ना ही उनको खाली बैठने दिया। उनको हैदराबाद राज्य के अंदर इंजीनियरिंग सलाहकार के रूप में वहां पे दाखिल किया गया यानी कि नियुक्त किया गया। पेंशन पा रहे थे एक तरफ से और एक तरफ से सलाहकार के तौर पर कार्य करने लगे। उन दिनों हैदराबाद रियासत पर निजाम नवाब का शासन था। नवाब यानी कि निजाम का शासन, हैदराबादी नवाब कहते हैं उनको, उनका शासन था। नवाब दुनिया के सबसे बड़े अमीर माने जाते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े अमीर उस वक्त के बहुत सारे ऐशोआराम की जिंदगी गुजारने वाले व्यक्ति थे। परंतु हैदराबाद नवाब के सामने एक मुसीबत आ खड़ी हो गई थी। हैदराबाद के नवाब के सामने एक मुसीबत आ गई थी। उन मुसीबत थी मूसी नदी। मूसी नदी यानी कि वहां पे बहने वाली एक नदी का नाम है, उसमें आने वाली बाढ़ यानी कि जब भी वो बारिश की वजह से पूर्ण तरह से भर जाती है और भर कर अलग दिशा में या कहीं और दिशा में बहती है तो आसपास के इलाकों को लेकर वो बह जाती है। तो बहुत सारा वहां पे संकट आ रहा था, भयानक बाढ़ आने के कारण बहुत सारा जीव हानि का भी एक तरह से बोलबाला था। हर वर्ष मूसी में भयंकर बाढ़ आती थी। इस वजह से खूब तबाही होती थी। उस बाढ़ का पानी हैदराबाद नगर में भी घुस जाता था कभी कभी, जिससे सारे कामकाज बंद हो जाते थे। विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर काबू पाने के लिए योजना बनाई और एक बांध बनवाया, बांध की योजना की। साथ ही हैदराबाद नगर के लिए पानी तथा नालियों की भी बड़ा अच्छा इंतजाम किया। देखिए यहाँ पे मूसी नदी को काबू में करना और उस पर बांध बनाकर और उसका पानी पूरे हैदराबाद के शहर में और तथा हैदराबाद राज्य में सभी जगहों पर पहुंचाना और पानी और पीने के पानी और नालियों का इंतजाम करना पूरी तरह से कर दिया। हैदराबाद नगर को सुंदर बनाने की योजना बनाई। नगर के बीच बागी आम नाम के एक मशहूर एक सुंदर पब्लिक गार्डन बनाया गया, उसकी योजना भी तैयार की गई। ये सुंदर नगर आज आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर जानी जाती है। इसका पूर्ण श्रेय कह सकते हैं हम विश्वेश्वरैया को दे सकते हैं। अगर विश्वेश्वरैया ने मूसी नदी पर बांध ना बनाया होता तो शायद हैदराबाद इस तरह की खूबसूरत नगरियों में से गिना न जा सकता था। आज आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना की एक राजधानी बनी हुई है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के बीच का एक राजधानी बनी हुई है। तो इसका श्रेय विश्वेश्वरैया को जाता है। दक्षिण की रियासतों में हैदराबाद के बाद का नाम मैसूर का आता है। मैसूर संस्थान का आता है, वडेयर संस्थान का आता है। तो
उसके बाद यानी कि हैदराबाद के रियासतों के बाद का नाम मैसूर वडेयर का नाम आता है। तो मैसूर राजा उस समय कृष्णराज वडेयर थे। उस वक्त मैसूर के राजा कृष्णराज वडेयर थे। वे एक कुशल शासक ही नहीं अपितु दयालु हृदय के भी थे। वो बहुत ही कुशल एक शासक के नहीं बल्कि दयालु व्यक्ति भी थे, हृदय वाले भी थे। अपनी प्रजा को हमेशा सुखी देखना चाहते थे। इसके लिए नई नई योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को मैसूर आने का निमंत्रण दिया। देखिए, जिस व्यक्ति ने मैसूर से ही अपने कामकाज को शुरू करके सारी दुनिया में अपने नाम को पहुंचा कर आया, उसको ही वापस मैसूर में आमंत्रित कर रहे हैं। कैसा सौभाग्य है। जो व्यक्ति बाहर प्रख्याति हुआ है उसको अगर अपने ही राज्य में, अपने ही प्रांत में काम करने का मौका मिले तो कितनी खुशी होगी। तो विश्वेश्वरैया को बुलाने पर उनको भी ऐसा ही लगा। विश्वेश्वरैया भी मैसूर राज्य के ही निवासी थे। उन्हें भी अपनी मातृभूमि की सेवा करने में आनंद का अनुभव हुआ, इसलिए वो पूरी तरह से तैयार हो गए मैसूर आने के लिए और मैसूर आ भी गए। वे मैसूर के चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्त हो गए। मैसूर राज्य के अंदर चीफ इंजीनियर के तौर पर वो नियुक्त हो गए। इस पद पर उन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। विश्वेश्वरैया की कार्य कुशलता एवं शासन पटुता पर महाराजा मुग्ध हो गए। इनकी कार्य जो है उसके ऊपर और इनकी जो शासन करने की जो कला है उस पर वो मुग्ध हो गए महाराजा। उन्होंने 3 साल बाद विश्वेश्वरैया को अपना दीवान नियुक्त कर दिया। उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए, उनके शासन को देखते हुए महाराजा ने उनको 3 साल के बाद यानी कि सीनियर चीफ इंजीनियर के पद से हटाकर दीवान यानी कि मैसूर राजा जो है वडेयर के बाद का स्थान जो आता है वो दीवान का आता है। जो भी राजा सूचनाएं देते हैं उसको कार्य रूप में लाने का काम दीवानों का होता है। यानी कि राजा एक तरह से कहते हैं ना, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारे भारत की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बाद जो मंत्रिमंडल होती है या प्रमुख रूप से गृह मंत्री वो होते हैं, उस तरह से यहाँ पे दीवान का काम होता है। इस पद पर वे 6 साल तक कार्य करते रहे। इन 9 वर्षों की अवधि में विश्वेश्वरैया ने अपनी योजनाओं पर अमल कर के मैसूर राज्य का नक्शा ही बदल दिया। इन 9 वर्षों में यानी कि पहले के 3 वर्ष जो चीफ इंजीनियर के कार्य कर रहे और बाद के 6 साल उन्होंने दीवान के पद पर रहकर उन्होंने मैसूर राज्य के नक्शे को ही अर्थात एक तरह से पूरी तरह से बदलाव कर दिया। मैसूर राज्य में बहुत सारे नए नए कारखानों को और नए नए योजनाओं को बनाते हुए, उनके बारे में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसी कैसी योजनाएं कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। अभी समय है तो विश्वेश्वरैया ने दीवान पद पर कार्य करते समय राज्य के हर विभाग में सुधार किया, नई नई योजनाएं चालू की, राज्य की आमदनी बढ़ाई। उन्होंने बड़े बड़े कारखानों को खोले, नई एक तरह से पूर्ण तरह से नई नहरों और उनके द्वारा लाख एकड़ की भूमि की सिंचाई का भी इंतजाम कर लिया। यहाँ पर देखिए जितने भी बांध यहाँ पे हम लोग लेते हैं उसमें से सबसे ज्यादा या फिर सबसे मजबूत बातों की बात आती है तो वहां पे विश्वेश्वरैया के नाम अवश्य आता है। पानी की व्यवस्था का जो बात आता है उस वक्त भी विश्वेश्वरैया का नाम आता है। कारखानों की व्यवस्था की बात आती है उस वक्त भी विश्वेश्वरैया का नाम आता है। तो टोटली हम देखेंगे तो मैसूर राज्य की जो अभिवृद्धि क्षेत्र में अगर देखा जाए विश्वेश्वरैया का एक नाम ऊंचा माना गया है। तो सिंचाई का जो काम है यानी कि 1.5 लाख एकड़ जमीन बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी जमीन है। अगर समझ लीजिए ये जो आपका कैंपस है, कॉलेज का कैंपस है, ये 1 या 2 एकड़ के
जमीन में होगा। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि 1.5 लाख एकड़ जमीन कितनी हो सकती है। तो आप सोचेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा, इतनी बड़ी जमीन को भी सिंचाई करने के लिए पानी की व्यवस्था करना बहुत आसान नहीं है। मैसूर राज्य के शिव समुद्र जलप्रपात पर बिजली पैदा करने का कारखाना इन्हीं के देखरेख में खोला गया। देखिए यहाँ पे शिवन समुद्र नाम का एक जलप्रपात है, वहां पे रहने वाले, वहां पे एक बिजली का उत्पादन करने वाला कारखाना इन्हीं के बलबूते पर खड़ा किया गया, इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया। विश्वेश्वरैया ने औद्योगिक दृष्टि से मैसूर राज्य के स्वरूप को बदलने का सफल प्रयत्न किया। उन दिनों में भी विश्वेश्वरैया ने यह अनुभव किया कि किसी प्रदेश की प्रगति व समृद्धि उस प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था तथा औद्योगिक उन्नति पर निर्भर होती है। तो यहाँ पे उन्होंने ये बात जान लिया कि किसानों की अभिवृद्धि, किसानों की सहायता भी करनी है और दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति भी लानी है। दोनों तरफ से उन्होंने कार्य करके एक प्रगति लाने का प्रयत्न किया, मैसूर राज्य को बदलने का प्रयत्न किया, मैसूर राज्य को एक ऊंचा स्थान दिलाने का प्रयत्न उन्होंने किया। तो यहाँ पे देखिए किसानों की जो मदद करने के लिए जो मैसूर राज्य में कावेरी नदी पर जो बांध बनाया है, KRS डैम जो बनाई है, उसकी वजह से पूरे दक्षिण कर्नाटक में जो जितने भी जिले हैं उनकी सिंचाई, उनके खेतों की सिंचाई करने का काम जो आज हो रहा है वो इन्हीं के बलबूते पर हो रहा है। यही कारण है कि उन्होंने मैसूर राज्य के चंदन का तेल, सीमेंट, साबुन, इस्पात, कागज के कारखाने और भद्रावती में स्थापित इस्पात का कारखाना सभी कुछ इन्हीं के पर्यवेक्षण में निर्मित हो चुके हैं। यानी कि मैसूर राज्य में आने वाले चंदन के जो तेल निकालने वाले, सीमेंट की फैक्ट्रियां, साबुन की फैक्ट्रियां, इस्पात की तथा कागज के कारखाने और यहाँ तक कि भद्रावती में स्थापित रहने वाला इस्पात यानी कि हुकूमत कब्बिण कारखाने, उसको भी बनाने वाले या उसका भी निर्माण करने वाले यही विश्वेश्वरैया माने जाते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे की जो विश्वेश्वरैया के बारे में जो जानकारी है अगली क्लास में हम फिर देखते हुए जाएंगे और एक 2-3 क्लास में शायद या 2 क्लास में ये पाठ समाप्त हो जाएगा। तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।